students, welcome to YSK classes. So students, today we are starting with another important topic of organizing, chapter 5 business studies, that is importance of organizing. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 7 इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग की। ये एनसीईआरटी के हिसाब से है, तो आपको ये याद करनी है। तो फर्स्ट है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, सेकंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, adaptation to change, effective administration, expansion and growth, development of personnel. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंस से, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो पहला क्या है कि हम अगर एक ही काम को बार बार ही करते रहें तो हम उसमें स्पेशलाइज हो जाते हैं, हम उसमें प्रो हो जाते हैं। तो इसी की बात यहाँ पे कर रखी है कि इट इज़ कंसर्न्ड विद systematic allocation of jobs among the workforce. It reduces the workload as well as enhances productivity. When the worker performs the job on regular basis, he becomes pro in that area. It lead to specialization. तो क्या होता है कि अगर हम एक वर्क को बार बार ही करते रहे तो हम उसमें स्पेशलाइज हो जाते हैं। तो इसी की बात कर रखी है। ऑर्गेनाइजिंग जो होता है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्टेप है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। तो क्या होता है, इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इट डिफाइंस हु हैज़ टू रिपोर्ट टू हुम, विच क्रिएट्स अ हायरार्कियल स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमें ये पता है कि कौन हमारा सुपीरियर है, कौन हमारा सुबॉर्डिनेट है। तो अगर हमें ये बातें पता है और हमने किसको रिपोर्ट करना है, हमें ये चीज़ पता है, तो ये हमारे लिए ईजी होगा। इससे क्या होगा, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट स्टेप है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ये सब में रिपीट होता है, तो ये पॉइंट तो कॉमन ही है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस तरह होगी कि ऑर्गेनाइजिंग हम फंक्शन कर रहे हैं तो उससे हमारे मनी, मटेरियल, मैन पावर, 3 M's कहते हैं हम इन्हें। तो इससे क्या होगा, ये सारे जो है इनका यूसेज अच्छे से होगा। तो इससे क्या होगा, हमें कन्फ्यूजन जो है आती है कई बार कि किसको रिपोर्ट करनी है, हमें किसको बुलाएं, कि हमें काम नहीं आता अच्छे से। तो वो सारा जो कन्फ्यूजन होता है वो भी कम हो जाता है किसको फॉलो करने से, एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन को फॉलो करने से। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इससे फैसिलिटेट होती है। आगे हम पढ़ते हैं अडेप्टेशन टू चेंज। इसमें क्या होता है कि हम जब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन फॉलो करते हैं ना, तो बिजनेस जो है वो ईजिली चेंजेस को अडेप्ट कर लेता है। किस तरह कि अगर मान लो कि मैंने एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बनाया है अपना, और वो जो है डायनेमिक एनवायरनमेंट को देखकर बनाया है, तो उससे क्या होगा कि मैं उस स्ट्रक्चर को ईजिली फॉलो कर पाऊंगा। अगर उस स्ट्रक्चर को ईजिली फॉलो करूंगा तो मैं अपने डायनेमिक एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर पाऊंगा। और आजकल वही ऑर्गेनाइजेशन जीती है ज़्यादा देर तक जो डायनेमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से चलती है। अब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया जीएसटी, तो अगर मैं उस जीएसटी को अडॉप्ट ही ना करूं, उससे क्या होगा कि जो है मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। तो अडेप्टेशन टू चेंज भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से आता है। उसके बाद आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज़ वेरी इजी फॉर द सुपीरियर टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इजी होता है एक सुपीरियर के लिए मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को यूज़ करता है। It enables proper execution of work by providing clear description of the jobs and other duties. हमें पता है कि सुपीरियर कौन है, सुबॉर्डिनेट कौन है, कोलीग कौन है, हमें किससे ऑर्डर देना है, किससे ऑर्डर लेना है, किसको अपना होमवर्क करके देना है, होमवर्क इन द सेंस अपना टारगेट पूरा करके देना है। तो हमें जब ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अच्छी मैनेजमेंट इस्टेब्लिश हो पाती है। हम कहते हैं ना, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। जहाँ पे एम्प्लॉयज़ खुश हैं, जहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन का, तो यही बात है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में। अब ऑर्गेनाइजिंग से डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल भी होती है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा। मैंने जो है डेलीगेशन की, डेलीगेशन मतलब अपना जो काम है, मैं सुपीरियर हूँ और मैंने अपना काम जो है वो डिवाइड कर दिया अपने वर्कर्स के लिए कि मैं ये जो मेरा काम है ना ये तुम कर दो, थोड़ा सा 50% वर्क जो है तुम कर दो। इससे क्या होगा, मेरा 50% बर्डन जो है वो हल्का हो गया। तो
जो है मैं ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी प्लानिंग करूंगा, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से सरवाइव भी कर सके और ग्रोथ भी कर सके। इससे क्या होगा, मेरी जो है डेवलपमेंट हो जाएगी, क्योंकि मैं न्यू न्यू इनोवेशन जो है वो सोचूंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इससे जो है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, यानी मेरी डेवलपमेंट होगी। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इट स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग द वर्कर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। तो डेलीगेशन का मैंने जो एग्जांपल दिया वो एनसीईआरटी में भी है, वो एक बार पढ़ लेना। उसके बाद है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज बाय इनेबलिंग इट टू टेक न्यू चैलेंजेस। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस जो होते हैं वो ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं और डाइवर्सिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये सभी पॉइंट का क्रक्स है कि अगर मैंने डायनेमिक इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लिया, मेरी क्रिएटिविटी भी हो गई, मुझे स्पेशलाइजेशन का भी बेनिफिट मिला, मेरा स्ट्रक्चर अच्छा है, हायरार्कियल स्ट्रक्चर अच्छा है, तो ये जो सारे पॉइंट जब हम फॉलो कर लेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ जो है वो हमें अचीव हो जाएगी। ओके।